स्टार्ट। ठीक। पानी यार रख दो, मैं पी जरूरत पड़ेगी तो रख दो, पी लूँगा मैं। मंजिल बुलाकर जिया तो क्या जिया, मंजिल बुलाकर जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पाकर दिखा, दम है तो उसे पाकर दिखा, और लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, और लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत से दम है तो मिटा के दिखा, दम है तो मिटा के दिखा। जय हिंद दोस्तों, इजी टू लर्न के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। माय नेम इज आबिद शाह, और आज हम विज्ञान से संबंधित एक टॉपिक है मानव पाचन तंत्र, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इस टॉपिक से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे रीट मेंस के अंदर बनते हैं, प्री के अंदर बनते हैं, वीडियो मेंस, वीडियो प्री, एसएससी रेलवे, यहाँ से भर भर के प्रश्न आते हैं। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं कंप्लीट, मैं आपको पूरा पाचन तंत्र बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो यहाँ से आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, सारे प्रश्न आपके आएंगे, ये मैं आपका दावे के साथ कह सकता हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं वीडियो में। तो जो मानव पाचन तंत्र है, मानव पाचन तंत्र जो है, इसके अंदर हम 5 चीज़ों के अंदर पाचन तंत्र पढ़ेंगे। सबसे पहला पढ़ेंगे अपन मुख गुहा में पाचन, मुख गुहा में पाचन। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो साथ में पेन और नोट्स लेकर बैठे और रजिस्टर लेकर बैठे। मैं जैसा बोर्ड पे लिखता जा रहा हूँ, आप भी वैसे ही वैसे सेम टू सेम लिखते चलें। तो सबसे पहला होता है मुख गुहा में पाचन, दूसरा होता है आमाशय, आमाशय में पाचन, में पाचन। तीसरा होता है छोटी आंत में पाचन, छोटी आंत में पाचन, में पाचन। और नंबर 4 है बड़ी आंत, बड़ी आंत में पाचन। और छठवां है, पांचवा होता नहीं है, 4 में ही पाचन तंत्र होता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मुख गुहा में पाचन, यानी हमारे मुंह में भोजन का पाचन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपने यहाँ तक लिख लिया हो तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं मुख गुहा में पाचन। पाचन से बात करने से पहले अपन ये देखेंगे कि मुख में आखिर पाया क्या क्या जाता है। तो आप कहेंगे मुख के अंदर तो जीभ पाई जाती है, मुख के अंदर दांत पाए जाते हैं, और क्या पाया जाता है, मुख के अंदर लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। जो जीभ होती है, जीभ का मुख्य कार्य क्या होता है, भोजन के स्वाद का पता लगाना। भोजन के स्वाद का पता लगाने के लिए जीभ पर कुछ विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें कलिकाएं कहते हैं, कलिकाएं कहते हैं। जीभ पर विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता लगाने के लिए विभिन्न प्रकार की कलिकाएं पाई जाती हैं। वो कलिकाएं कौन कौन सी होती हैं जो विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता लगाती हैं? जो जीभ होती है, जैसे जीभ की संरचना की बात करें, ये जीभ की संरचना है। जो आगे वाला भाग होता है, जीभ के आगे वाला भाग, ये मीठे स्वाद का पता लगाता है। जीभ के पीछे वाला जो भाग होता है, ये कड़वे स्वाद का पता लगाता है। और ये जो साइड वाली जो कलिकाएं होती हैं इधर, ये खट्टे स्वाद का पता लगाती हैं, खट्टे स्वाद का पता लगाती हैं। और जो बीच वाला भाग होता है, ये नमकीन भाग का पता लगाता है। नमकीन जो नमक जैसा होता है,
उस स्वाद का पता ये बीच वाला भाग लगाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं दांतों की। हमारे मुंह में लगभग 4 प्रकार के, कितने प्रकार के? 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। 4 प्रकार दांत कितने प्रकार के पाए जाते हैं मुंह में भाई? 4 प्रकार के पाए जाते हैं। नंबर फर्स्ट है रदनक। रदनक सबसे फर्स्ट में आ जाएगा कृतंक। कृतंक दांत। दूसरे पाए जाते हैं रदनक। रदनक दांत पाए जाते हैं, रदनक दांत पाए जाते हैं। नंबर तीसरे पाए जाते हैं अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक प्रकार के दांत पाए जाते हैं। और चौथे पाए जाते हैं चवर्णक प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अब आप पूछेंगे सर इनकी संख्या कितनी कितनी होती है हमारे मुंह में? तो मैं आपको एक जबड़े के बारे में बता रहा हूं कि एक जबड़े में कितने दांत होते हैं। आप उसका दुगना कर लेना, दोनों जबड़ों में आ जाएंगे। हमारे पूरे मुंह में जितने दांत होते हैं उनकी संख्या आ जाएगी। तो जो कृतंक दांत होते हैं वो एक जबड़े में 2 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 2। जैसे अगर इसका फॉर्मूला देखते हैं दंत सूत्र का। दंत सूत्र का फॉर्मूला होता है 2 1 2 3। ये किसका फॉर्मूला है? ये दंत सूत्र का फॉर्मूला है। इसकी सहायता से हम दांतों की संख्या निकाल सकते हैं, कौन कौन से दांत कितनी संख्या में होती हैं। जैसे इसका फॉर्मूला है 2 1 2 3। आप मेरे साथ बोलें, 2-3 बार रिपीट करें। 2 1 2 3, 2 1 2 3, 2 1 2 3। तो जो पहले वाला जो 2 संख्या होती है, मैं नाम लिख रहा हूं I C P M और M। I का मतलब होता है इंसीजर यानी कृतंक दांत। कौन से दांत? कृतंक। कृतंक दांत। और C का मतलब होता है कैनाइन यानी रदनक दांत। I कृतंक, C रदनक। PM का मतलब होता है प्रीमोलर यानी अग्र चवर्णक। और M का मतलब होता है मोलर यानी चवर्णक। ICPMM। और इसका जो फॉर्मूला होता है दंत सूत्र 1 2 1 2 3। 2 1 2 3। अब इसका जस्ट अपन दुगना कर देते हैं। कितना कर देते हैं? दुगना। दुगना करने से क्या होगा? एक जबड़े में दांतों की संख्या आ जाएगी। ये चारों प्रकार के दांत एक जबड़े में कितने कितने होते हैं उनकी संख्या आ जाएगी। दुगना करते हैं तो 2 दूनी 4, 2 4 और ये 6। यानी जो कृतंक दांतों की संख्या होती है एक जबड़े में 4 होती है। रदनक दांतों की संख्या एक जबड़े में 2 होती है। अग्र चवर्णक दांतों की संख्या एक जबड़े में 4 होती है। और चवर्णक दांतों की संख्या एक जबड़े में 6 होती है। अगर आप इनको काउंट करेंगे तो ये आपके 16 बैठेंगे। तो देख लो, काउंट कर लो। 6 और 4 10, 10 और 2 12 और 4 16। यानी एक जबड़े में हमारे दांतों की संख्या होती है 16। और 16 का दूना कर देंगे 32। यानी हमारे एक जो वयस्क मनुष्य होता है उसके मुंह में दांतों की संख्या होती है 32। नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई ये जो दांत हैं ये दांत करते क्या है, कौन सा दांत कौन सा काम करता है, इनके कार्यों के बारे में देखते हैं। तो जो कृतंक दांत होते हैं इनका जो मुख्य कार्य होता है कृतंक दांत होते हैं इनका जो मुख्य कार्य होता है भोजन को काटना। काटना, भोजन को काटना। रदनक दांतों का जो मुख्य कार्य होता है भोजन को चीरना फाड़ना। चीरना, चीरना फाड़ना, ये रदनक दांतों का मुख्य कार्य होता है। अग्रचवर्णक दांतों का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है भोजन को चबाना। चबाना। और चवर्णक दांतों का जो मुख्य कार्य होता है वे भी भोजन को चबाना ही होता है। चबाना, चबाना। तो कृतंक दांतों का मुख्य कार्य भोजन को काटना। रदनक दांतों का कार्य चीरना एवं फाड़ना। अग्र चवर्णक दांतों का कार्य भोजन को चबाना और चवर्णक दांतों का कार्य भी भोजन को चबाना होता है। आप साथ के साथ नोट करते चलें। मैं इसको आगे इरेज कर देता हूं।
ये बात हो गई अपने दांतों की संख्या की, दांतों की संख्या। जो छोटे बच्चे होते हैं जिनके दूध के दांत होते हैं, दूध के दांतों की संख्या होती है 20। बच्चों के अंदर दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। दूध के दांत कितने होते हैं? दूध के दांत कितने होते हैं भाई? कितने होते हैं भाई साहब? 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है भाई साहब? 20 होती है। ठीक है, ये अगला पॉइंट। अपने दो चीज़ों को कवर कर लिया है, जीभ के बारे में पढ़ लिया, दांतों के बारे में पढ़ लिया। अब बात करते हैं लार ग्रंथियों के बारे में। हमारे मुंह में 3 जोड़ी, कितने जोड़ी? 3 जोड़ी, कितने जोड़ी? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां। कितनी, कौन सी ग्रंथियां? लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितने जोड़ी पाई जाती हैं भाई साहब? 3 जोड़ी पाई जाती हैं। अब 3 जोड़ी होती कौन कौन सी हैं मैं आपको बताऊं। जो सबसे फर्स्ट में आती है वो आती है कर्ण पूर्व ग्रंथि। ये ग्रंथि का नाम है, संख्या में ये 2 ही होती हैं, 1 जोड़ी होती है। दूसरी जो ग्रंथि है उसका प्रकार है अधो जंभ, अधोजंभ ग्रंथि, संख्या में 2। और तीसरे प्रकार की जो ग्रंथि है वो है अधोजीवा, अधोजीवा। मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है, आप थोड़ा सा, मैं मुंह से बोल रहा हूं, आप लिखते चलें साथ साथ में। अधोजीवा ग्रंथि, इनकी संख्या भी 2 होती है। एग्जाम के अंदर इनके हिंदी नाम के अलावा भी कुछ और नाम पूछ लिए जाते हैं, इनका नाम अंग्रेजी में कुछ और होता है। इस वाली ग्रंथि को कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड, पैरोटिड ग्लैंड। इसको अधोजंभ को कहते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैंडिबुलर शब्द आ जाता है एग्जाम के अंदर, बच्चे वहां बैठे रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने तो हिंदी वाला शब्द पढ़ा होता है, लेकिन वो एग्जामिनर चालाक होता है, वो अंग्रेजी वाला वर्ड दे देता है। तो अधोजंभ ग्रंथि को सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहते हैं। और अधोजीवा ग्रंथि को कहते हैं सब लिंगुअल, सब लिंगुअल, LINGUAL, सब लिंगुअल ग्लैंड्स। तो हिंदी के नाम के साथ साथ आप अंग्रेजी के नाम भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ये जो तीनों प्रकार की जो ग्रंथियां होती हैं, इनसे लार का स्राव होता है। जो सबसे ज्यादा लार का स्राव होता है वो कर्णपूर्व, इस वाली ग्रंथि से होता है। कर्णपूर्व ग्रंथि से सबसे ज्यादा लार का स्राव होता है। सबसे कम स्राव किससे होता है? अधोजीवा, जो जीभ के नीचे पाई जाती हैं। आप जब खाना खाते हैं ना तो कभी कभी मुंह से लार की फुहार निकलती है, पानी सा निकलता है ना, वो इसी ग्रंथि से निकलता है, अधोजीवा ग्रंथि से, सब लिंगुअल ग्लैंड से निकलता है। और सबसे कम जो लार निकलती है वो इसी ग्रंथि से निकलती है। लार के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है टाइलिन, टाइलिन एंजाइम। याद कर लेना, यहां से प्रश्न आ जाता है, ये प्रश्न पूछ लेता है। टाइलिन, लार के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन, सॉरी टाइलिन। टाइलिन एंजाइम क्या करता है? टाइलिन एंजाइम जो भोजन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको एमाइलेज, एमाइलेज में चेंज कर देता है, एमाइलेज, एमाइलेज में चेंज कर देता है। कौन चेंज कर देता है? टाइलिन एंजाइम। कहाँ पाया जाता है? लार में। क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को एमाइलेज, सॉरी कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को माल्टोज शर्करा बदल देता है। सॉरी ये थोड़ा सा मिसमैच हो गया। टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को माल्टोज शर्करा किसमें चेंज कर देता है? माल्टोज, माल्टोज शर्करा में बदल देता है। और लार क्या करती है? लार भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करती है। और लार क्या करती है? लार भोजन को चिकना एवं लसलसा बनाती है, जिससे भोजन आसानी से अंदर चला जाता है।
ये कुछ लार के प्रमुख कार्य हैं। भोजन हमने मुंह में खाया, मुंह में जैसे अपन भोजन खाते हैं, इसमें लार मिल जाती है। लार को भोजन में मिलाने का कार्य हमारी जीभ करती है। जब ये इसका जो मुंह में जब अच्छी तरीके से ये दांतों द्वारा पीस लिया जाता है तो ये भोजन आगे अंदर की ओर जाता है। इस वाले भाग को कहते हैं, इस वाली नली को कहते हैं ग्रासिका, ग्रासेका या भोजन नली। भोजन नली, इसको भोजन नली कहते हैं। भोजन यहाँ से होता हुआ पेट के अंदर या आमाशय के अंदर आ जाता है। ये हमारा आमाशय है। आमाशय की दीवारों में, जो आमाशय की दीवारें होती हैं, इनमें जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। अगर आपने नोट कर लिया हो तो मैं इसको मिटाल देता हूं। जब हमारा जो भोजन है आमाशय के अंदर आ जाता है, आमाशय, अब पढ़ेंगे अपन आमाशय। मुख गुहा में पाचन हमने देख लिया है। इसके बाद पढ़ेंगे अपन आमाशय, आमाशय में पाचन, आमाशय में पाचन पढ़ेंगे। आमाशय में पाचन, आमाशय हमारे आहार नाल का सबसे चौड़ा, सबसे चौड़ा, सबसे चौड़ा भाग। अगर तुमसे प्रश्न पूछा जाए मनुष्य की आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा होता है, तो भैया आमाशय होता है। इसकी जो आकृति होती है ये लगभग जे शेप का होता है, जे आकृति का होता है। आप डायग्राम में देख ही सकते हैं, ये जे शेप का है। और आमाशय की भित्ति में जठर ग्रंथियां, कौन सी ग्रंथियां? जठर ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। और इन जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। कौन सा रस निकलता है? जठर रस निकलता है। इस जठर रस में बहुत सारे एंजाइम होते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं? इसके अंदर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो आएगा वो आएगा पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम, जठर रस में पेप्सिन एंजाइम होता है। ये पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। क्या करता है? प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन, प्रोटीन का पाचन करता है। इसके बाद और क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करता है। और क्या करता है? यह आमाशय के माध्यम को अम्लीय बनाता है ताकि पेप्सिन एंजाइम भोजन पर क्रिया कर सके, प्रोटीन का पाचन कर सके। अगर आपसे पूछा जाए आमाशय से निकलने वाले ऐसे एक एंजाइम का नाम बताइए जो प्रोटीन का पाचन करता है, तो उसका आंसर क्या निकल के आएगा? पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आए जीवाणु को नष्ट करता है, आमाशय को अम्लीय बनाता है ताकि पेप्सिन एंजाइम उस पर क्रिया कर सके। और क्या करता है? यह भोजन को सड़ने से बचाता है, क्योंकि अपन जानते हैं कि जो आमाशय का जो प्रमुख कार्य है वो भोजन को संग्रहित करने का होता है। हम जो खाना खा लेते हैं वो पेट में जाके इकट्ठा हो जाता है, तो कुछ समय 2 से 3 घंटे तक वो इकट्ठा रहता है। अब उस दौरान ये भोजन खराब ना हो, सड़े ना, तो इससे बचाने की, इसको बचाने का जो कार्य है वो HCl के द्वारा किया जाता है। और क्या होता है इस जठर रस के अंदर? इस जठर रस के अंदर होता है रेनिन एंजाइम। रेनिन, रेनिन, रेनिन एंजाइम होता है। इस जठर रस के अंदर रेनिन एंजाइम होता है। ये क्या करता है? ये भैया जो दूध पीते हैं, ये जो रेनिन एंजाइम है ये बच्चों के अंदर पाया जाता है। बच्चे जो दूध पीते हैं उस दूध का पाचन इस रेनिन एंजाइम के द्वारा ही किया जाता है। और क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर होता है और म्यूकोसा, म्यूकस होता है। म्यूकस ये क्या है? म्यूकस एक चिपचिपा या जेली समान एक पदार्थ है। जैसे जब आपको कभी जुकाम वगैरह हो जाता है तो आप जो नाक बाहर निकालते हैं वो म्यूकस है एक प्रकार का।
तो ऐसा ही म्यूकस आमाशय की दीवारों से निकलता है। ये करता क्या है, ये म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आमाशय की दीवारों की सुरक्षा करता है। क्योंकि अपन जानते हैं कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो अम्ल होते हैं, अम्ल की जो प्रकृति होती है वो ज्वलनशील होती है, यानी ये किसी भी चीज़ को जला सकती है। हम एड्स वगैरह में देखते हैं, मूवी के अंदर देखते हैं कि किसी के ऊपर एसिड फेंक देते हैं, किसी का चेहरा जल जाता है, हाथ जल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो एसिड होता है वो थोड़ा हानिकारक होता है, ये त्वचा या स्किन को जला सकता है। तो इससे बचाने के लिए हमारे जो जठर रस होता है उसके अंदर म्यूकस पाया जाता है, और म्यूकस आमाशय की आंतरिक दीवार को चारों ओर से घेर लेता है, ढक लेता है, जिससे जो HCl है उसका संपर्क आमाशय की आंतरिक दीवारों से नहीं हो पाता है, और हमारा जो आमाशय है वो जलने से बच जाता है। ये म्यूकस का प्रमुख कार्य है। ये है जठर ग्रंथियों से निकलने वाला रस और उनमें उपस्थित विभिन्न प्रकार के एंजाइमों के कार्य। अब इसके बाद क्या होता है कि जो ये भोजन है, यहाँ पर इसका जो भी होना था 3 से 4 घंटे रहने के बाद ये आ जाता है भैया छोटी आंत में। किस में आ जाता है? छोटी आंत में। अब छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। 3 भाग कैसे याद करेंगे? DGI। DGI मतलब क्या है? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। अब इनके तीनों के बारे में बात करते हैं। छोटी आंत में पाचन, छोटी आंत, छोटी आंत में पाचन। जो छोटी आंत है उसको अध्ययन की दृष्टि से हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। पहला है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम। दूसरा होता है जेजुनम, जेजुनम। और तीसरा होता है इलियम, इलियम। अब इनके अंदर देखो, जो भोजन आमाशय से छोटी आंत के अंदर आता है, तो ये जो सी के आकार की संरचना है, ये सी टाइप की संरचना है, ये होता है ड्यूडेनम। और इसी के अंदर सर्वाधिक भोजन का पाचन होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आहार नाल में भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, तो आपका क्या बताएंगे? इसका ड्यूडेनम के अंदर सर्वाधिक भोजन का पाचन होता है, और ये थोड़ी सी छोटी होती है। इसके बाद इसके अंदर भोजन को पचाने के लिए, भोजन के पाचन के लिए, ये जो ड्यूडेनम है ये अग्नाशय से अग्नाशयी रस प्राप्त करती है, और पित्त से पित्त रस प्राप्त करती है। पित्त से, ये पित्ताशय है, यहाँ से पित्त रस निकलता है। अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलेगा, ड्यूडेनम में आ जाएगा, और पित्ताशय से पित्त रस निकलेगा, और यहाँ पर ये दोनों मिलके और अग्नाशय अपना खुद का रस भी निकालती है। ये तीनों प्रकार के रस मिलके इस ड्यूडेनम के अंदर भोजन का पाचन करते हैं। अग्नाशय से कौन सा एंजाइम निकलता है? अग्नाशय, अग्नाशय, अग्नाशय से प्रमुख जो एंजाइम है वो निकलता है ट्रिप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम। ध्यान देना इस चीज पे, विशेष ध्यान। ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये करता है प्रोटीन का पाचन। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है भाई साहब, ट्रिप्सिन एंजाइम। और क्या निकलता है? इसके अंदर से एक और एंजाइम निकलता है लाइपेज। आप कहेंगे सर हमने तो लाइपेज आमाशय में भी पढ़ा था। मैंने कि वहाँ से भी लाइपेज एंजाइम निकलता है, और अग्नाशय से भी लाइपेज एंजाइम निकलता है। लाइपेज एंजाइम यहाँ पर क्या करता है? यहाँ पर ये वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन, वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन करता है, कैसे करता है वसा का पाचन? यानी जो लाइपेज एंजाइम है ये वसा को, किसको? वसा को, वसा को वसीय अम्ल, किसमें? वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल
वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। ये काम कौन करता है? लाइपेज एंजाइम। 2 एंजाइम हो चुके हैं। इसके बाद एक और एंजाइम इससे निकलता है जिसका नाम है एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम क्या करता है? ये स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देता है। स्टार्च को किस में चेंज कर देगा? ग्लूकोज। और ग्लूकोज से क्या होता है भाई? ग्लूकोज से हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। जब ग्लूकोज का विघटन होता है तो 36 से 38 एटीपी के अणु मिलते हैं और इस एटीपी के अणु से हम विभिन्न कार्यों को करते हैं इनसे। तो अपन बात कर रहे थे छोटी आंत की। तो छोटी आंत के अंदर हमने ड्यूडेनम के अंदर पाचन देख लिया था। छोटी आंत में भोजन को पचाने के लिए ये अग्नाशय से रस प्राप्त करती है। अग्नाशय से कौन कौन से रस निकलते हैं? ट्रिप्सिन एंजाइम निकलता है, लाइपेज एंजाइम निकलता है, एमाइलेज एंजाइम निकलता है। अब बात करते हैं पित्ताशय। पित्ताशय से पित्त रस निकलता है। मेरा आपसे एक सवाल है, बताओ पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है? आप सोचो। चलो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो पित्त रस होता है उसका निर्माण तो यकृत में होता है, लेकिन उसका जो भंडार है, जो उसका स्टोरेज है, वो पित्ताशय के अंदर होता है। किस में होता है? पित्ताशय में होता है। ये पित्तरस करता क्या है? ये पित्तरस वसा को, जो वसा होती है, जो अपन जो तेलीय चीज खाते हैं, वसा उसको कहते हैं, वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। आप कहेंगे कि सर हमने तो ये लाइपेज में ही पढ़ा था। मैंने कहा हाँ, लाइपेज भी यही काम करता है और पित्त रस भी यही काम करता है। जैसे जो भोजन अपन खाते हैं वो एक जटिल कार्बोहाइड्रेट या जटिल अणु होते हैं, उनको पहले छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है, उसके बाद फिर उनको और छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है और लास्ट में सबसे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है। और सबसे छोटे अणुओं में तोड़ के ये बन के आ जाते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट है उससे ग्लूकोज बन जाता है और वसा से वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल बन जाता है और प्रोटीन से अमीनो अम्ल बन जाते हैं। तो ये सबसे लास्ट वाली प्रोसेस है। जो भोजन है, अपन खाना खाते हैं, सबसे लास्ट में ये चीज़ें जाके बन जाती हैं और इनका फिर अवशोषण हमारे शरीर में कर लिया जाता है। अपन बात कर रहे थे इन दोनों, इसकी बात कर ली ड्यूडेनम की, जेजुनम की। जब भोजन का पाचन ड्यूडेनम में हो जाता है फिर वो जेजुनम के अंदर आता है। इसके अंदर भोजन का कम पाचन होता है, ये इससे थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होता है। और इलियम, ये क्षुद्रांत का सबसे लंबा भाग होता है। छोटी आंत का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? इलियम होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन देखते हैं। छोटी आंत में हमारा पाचन हो चुका है। इसके बाद बड़ी आंत। बड़ी आंत में पाचन। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। पाचन, अगर आपसे पूछा जाए कि आहार नाल के किस भाग में भोजन का पाचन नहीं होता है, तो भाई साहब बड़ी आंत के अंदर भोजन का पाचन नहीं होता है। इसके अंदर जो भोजन पच गया है, पचने के बाद उसके अंदर जो जल की मात्रा होती है, जल का अवशोषण होता है। किसका अवशोषण? जल का अवशोषण। जल का अवशोषण आहार नाल के किस भाग में होता है? तो बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में भोजन में से जब जल का अवशोषण हो जाता है तो यह अर्ध ठोस के रूप में हो जाता है और अर्ध ठोस के रूप में यानी भोजन जो है यहाँ तक आ जाता है और यहाँ से होता हुआ इसमें से जल का अवशोषण होता है और ये होता हुआ और गुदा के द्वारा ये शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अभी अपन बात करें, ये तो बात हो गई पाचन की। पाचन के बाद जो भोजन का रस बनता है,
भाई छोटी आंत में पाचन हो गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, अपन भोजन की बात कर रहे हैं, जल की बात नहीं कर रहे। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो छोटी आंत में ही होता है। भोजन में से जल का अवशोषण किस भाग में होता है, तो बड़ी आंत में होता है। अपन बात करें छोटी आंत की, तो छोटी आंत में छोटी आंत में छोटी आंत में छोटी आंत में जो भोजन पच जाता है, छोटी आंत में भोजन के पचने के बाद, छोटी आंत में भोजन के पचने के बाद क्या होता है कि जो रस बनता है, पचने के बाद जो भोजन का रस बनेगा, इस रस का अवशोषण किया जाता है। क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। यानी भोजन पच जाता है, उसके बाद भोजन का क्या किया जाता है, अवशोषण। अवशोषण किया जाता है। अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है, तो इसके लिए क्षुद्रांत यानी छोटी आंत के अंदर विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ रोम कहते हैं, दीर्घ रोम कहते हैं। दीर्घ रोम क्या होती हैं, ये उंगली के समान संरचनाएं होती हैं जो छोटी आंत के अंदर पाई जाती हैं। दीर्घ रोम क्या करते हैं, ये भोजन के अवशोषण के लिए, पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। यानी इन उंगली समान संरचनाओं के द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण किया जाता है। क्या किया जाता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण किया जाता है। मैं आपको एक बार डायग्राम बना के बताता हूं, देखो इधर। जैसे अभी अपन बात कर रहे हैं, ये छोटी आंत है, ये छोटी आंत है, इसके अंदर भोजन जा रहा है, तो इसकी आंतरिक सतह पर उंगली के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। अब पचा हुआ भोजन इसके अंदर से जाएगा, वही बड़ी आंत के अंदर जा रहा है इसके अंदर, तो ये जो सतह होती हैं, इन पर उंगली के समान ये प्रवर्त उंगली के समान संरचना होती हैं, जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। ये इस पचे हुए भोजन में से रस को अवशोषित कर लेती हैं, रस को निकाल लेती हैं, और निकाल के उस रस को हमारे खून यानी ब्लड के अंदर डाल देती हैं, और उस रक्त के माध्यम से जो पचे हुए भोजन को संपूर्ण शरीर में भेजा दिया जाता है, जहाँ पर उस पचे हुए भोजन का अपघटन होता है, विघटन होता है, टूटता है, और टूटने से उस पचे हुए भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो इस प्रकार ये जो आहार मानव पाचन तंत्र के अंदर जो भोजन का पाचन है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। एक चीज रह गई है, ये परिशेषिका, ये परिशेषिका रह गई है। ये परिशेषिका का हमारे शरीर में कोई भी कार्य नहीं है, कोई भी कार्य नहीं है, कार्य नहीं है। तो करती क्या है, ये एक अवशेषी अंग के रूप में है, अवशेषी अंग के रूप में है। अवशेषी रंग के रूप में, अवशेषी रंग नहीं, अवशेषी अंग के रूप में ये हमारे शरीर में होती है। इसका वैसे तो कुछ काम नहीं है, लेकिन ये अवशेषी अंग के रूप में होती है। अभी हमने इस पाचन तंत्र के अंदर जो भी पढ़ा, उस से कौन कौन से प्रश्न पिछले कई सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं, उन प्रश्नों को अपन हल करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर वन है। और ये वाला जो एग्जाम है रीट लेवल 2 2016 में ये वाला प्रश्न आ चुका है। प्रश्न क्या है, जठर रस जिसे गैस्ट्रिक कहते हैं, जठर रस में होता है। अभी मैंने आपको बताया जठर रस के अंदर, जठर रस हमारे आमाशय की दीवारों से निकलता है। इसके अंदर क्या होता है, पेप्सिन होता है, लाइपेज होता है, रेनिन एंजाइम होता है। तो ये मैंने अभी आपको बताया। देखो आप इसमें से कौन सा ऑप्शन लग रहा है, क्या पेप्सिन बताया था, हाँ पेप्सिन होता है इसके अंदर, लाइपेज होता है, रेनिन, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट, हमारे दांतों का सड़ना
आप कहेंगे क्या दांत सड़ते हैं क्या? मैंने कि दांत सड़ते नहीं हैं, दांतों का संक्षारण होता है, दांत खराब हो जाते हैं। अगर आप कोलगेट ना करें 15-20 दिन, महीने भर, तो आपके दांत खराब होने लग जाएंगे, संक्षारित होने लग जाएंगे, पीले पड़ने लग जाएंगे। तो इसका मेन कारण क्या है? तो हमारे मुंह का जो पीएच होता है, मुंह का जो पीएच अगर 5.5 से कम हो जाता है, 5.5 से कम हो जाता है, तो हमारे जो दांत है वो संक्षारित होने लग जाएंगे, खराब होने लग जाते हैं। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान निम्न से कम हो जाए। स्टेनोग्राफर 2024 में आ चुका है ये वाला प्रश्न। क्या 7 होने पर दांत खराब होने लग जाते हैं? नहीं, मैंने अभी आपको बताया 5.5 से कम होना चाहिए। क्या 5.5? हाँ, ये तो ठीक है, ये वाला सही है, क्योंकि इसने पूछा है जब मुंह का पीएच मान निम्न से कम हो जाए, यानी 5.5 से कम हो जाएगा, तब दांत खराब होना हमारे शुरू हो जाएंगे, प्रारंभ हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है दांतों का इनेमल किसका बना होता है? प्रश्न स्टेनोग्राफर 2024। अब बात आती है दांतों के इनेमल की। भाई इनेमल क्या है? कि जो हमारे दांत होते हैं, दांत होते हैं, दांतों के अंदर 2 परतें पाई जाती हैं। एक परत होती है इनेमल की, इनेमल की परत, इनेमल की परत होती है, और दूसरी परत होती है डेंटिन की, डेंटिन की परत होती है। इनेमल जो होता है ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट। दांतों की जो परत होती है वो कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। जो डेंटिन जो होती है ये मांस की बनी होती है, मज्जा की बनी होती है। तो देखते हैं कि दांतों का इनेमल किसका बना होता है। क्या ये कैल्शियम क्लोराइड का बना होता है? नहीं भाई साहब, ये नहीं होता। कैल्शियम कार्बोनेट बिल्कुल नहीं। कैल्शियम फॉस्फेट बिल्कुल। कैल्शियम फॉस्फेट का इनेमल बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में दांतों का सूत्र है? ये प्रश्न 2 बार आ चुका है। देखो, महिला सुपरवाइजर 2024 और सीईटी 2024, दोनों में ये वाला प्रश्न आ चुका है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दंत सूत्र मैंने अभी आपको बताया, दंत सूत्र होता है 2 1 2 3। मैंने आपको बोला 2 से 3 बार रिपीट करना, याद हो जाएगा क्लास में ही। मैंने अभी आपको बताया दंत सूत्र जो होता है वो होता है 2 1 2 3। 3 से 4 बार रिपीट करो, अभी के अभी याद हो जाएगा। 2 1 2 3, 2 1 2 3, 2 1 2 3, कभी नहीं भूलेंगे इसको। तो 2 दांतों की संख्या भी मैंने आपको बताया क्लास के अंदर। इनकी दांत होती है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, और ये होती है मोलर, प्रीमोलर, मोलर। कृतंक, आई का मतलब इंसीजर यानी कृतंक दांत। कृतंक भोजन को काटने का काम करते हैं। इंसीजर रदनक दांत, रदनक भोजन को चीरने एवं फाड़ने का कार्य करते हैं। पीएम प्रीमोलर अग्र चवर्णक दांत भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। और मोलर ये भी चवर्णक दांत हैं, भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। तो इसका देखते हैं क्या है कि दंत सूत्र पूछा है इसने। क्या 2 1 2 3 ये होता है? 2 1 2 3 ये वाला नहीं होता। 2 1 3 2 ये वाला गलत है। 2 3 1 2 ये गलत है। ये गलत टाइप कर दिया ये वाला। तो 2 1 2 3 हाँ ये वाला ठीक है, ये गलत है। ये वाला है 2 1 2 3, ये वाला राइट ऑप्शन है। 2 1 2 3, 2 1 2 3, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में चयन कर सकते हैं? सबसे पहले रुको इस वाले प्रश्न में, पहले प्रश्न को समझो। हम किसी भी प्रश्न का आंसर तब तक नहीं दे सकते हैं जब तक हमें वो प्रश्न समझ में ना आए।
तो सबसे पहले प्रश्न को समझो। पहले प्रश्न में क्या बोला है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता, अब बात करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता की। प्राथमिक उपभोक्ता वे जीव होते हैं जो हरे पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, सीधे हरे पेड़ पौधों को खाकर उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। जैसे सभी शाकाहारी जानवर, जैसे गाय हो गई, हिरण, बकरी, बकरा, उसके बच्चे, सभी के सभी क्या हैं, प्राथमिक उपभोक्ता हैं। वो कह रहा है कि निम्न में से प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में चयन कर सकते हैं। क्या मछली खाती है घास फूस को? चलो देखते हैं। मेंढक तो नहीं खाता भाई साहब, मेंढक तो खाती नहीं है, मेंढक को तो मांसाहारी चीजें चाहिए, छिपकली चाहिए, छिपकली खा लेता है वो। तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्या टिड्डा? हाँ, टिड्डा खा लेता है, हिरण खा लेती है। गन्ना तना भेदक, ये एक जीव है जो गन्ने के ऊपर पाया जाता है, ये गन्ने को खाता है। तो गन्ना क्या है, हरे पेड़ पौधे हैं, प्रकाश संश्लेषी पौधे हैं। तो टिड्डा ये भी हरे पेड़ पौधों को खाता है, हिरण भी खाती है, और गन्ना तना भेदक ये भी खाता है। तो ये इसमें तीनों चीजें मिल रही हैं, इसमें तीनों चीजें मिल रही हैं। तो इस वाले क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी ऑप्शन, टिड्डा, हिरण, गन्ना तना भेदक। और ये वाला प्रश्न एलडीसी 2024 में आ चुका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? स्रावित नहीं होता है। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? नहीं पूछा है भाई साहब, मैंने आपको क्लास में बताया कि कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं। अगर आपको वो याद है तो अपन निकाल सकते हैं यहाँ से। प्रश्न आ चुका है रीट L1 2021 और यूपी टेट CGL के अंदर भी ये वाला प्रश्न आ चुका है। तो क्या रेनिन एंजाइम नहीं निकलता? मैंने आपको बताया रेनिन एंजाइम तो आमाशय से निकलता है, छोटे बच्चों में पाया जाता है, दूध का पाचन करता है। लाइपेज एंजाइम ये अग्नाशय से निकलता है, अग्नाशय। तो ये वाला जो इसका जो राइट ऑप्शन है वो तो रेनिन एंजाइम है, क्योंकि रेनिन एंजाइम आमाशय से निकलता है। राइट आंसर तो ये है, बाकी और चेक कर लेते हैं। जो लाइपेज एंजाइम है, ये लाइपेज एंजाइम अग्नाशय से निकलता है और आमाशय से भी निकलता है, आमाशय से भी निकलता है। ट्रिप्सिन एंजाइम अग्नाशय से ही निकलता है। एमाइलेज एंजाइम ये अग्नाशय से निकलता है और आमाशय से भी निकलता है। वो कह रहा है कौन सा एंजाइम अग्नाशय से स्रावित नहीं होता है? तो भाई साहब रेनिन एंजाइम नहीं होता, ये वाला एंजाइम अग्नाशय आमाशय से ही स्रावित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है, इसको अच्छे से याद कर लेना, ये कई बार रिपीट हो चुका है ये वाला प्रश्न, और अच्छा प्रश्न है आज के ज़माने में। वैसे तो 2011 में आ चुका है, लेकिन बीच बीच में कई सारे एग्जाम्स में ये वाला प्रश्न आ चुका है। प्रयोगशाला आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यकृत को मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला कहते हैं, याद कर लेना अच्छे से इस वाले प्रश्न को। नेक्स्ट, मानव शरीर में बड़ी आंत का कार्य, बड़ी आंत क्या करती है कि जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती है। जो हमारा भोजन पचाता, छोटी आंत से जब भोजन निकलता है तो बड़ी आंत में जाता है, और बड़ी आंत क्या करती है, उस भोजन में से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन हो सकता है। क्या प्रोटीन को पचाती है बड़ी आंत? नहीं पचाती भाई साहब। प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है? अग्नाशय, छोटी आंत में होता है, और अग्नाशय से जो एंजाइम निकलता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। आमाशय से पेप्सिन एंजाइम निकलता है, वो प्रोटीन का पाचन करता है। इसका मतलब यह है कि अग्नाशय में प्रोटीन का पाचन नहीं होता है। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट को पचाना, ये नहीं होता। पचे हुए भोजन से सभी पोषक तत्वों को अवशोषित करना, यही इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है, इस पचित भोजन को उपयोगी पदार्थों का अवशोषण होता है। तो मैंने आपको बताया कि भोजन करते हैं, पाचन होता है। पाचन तो पूरे आहार नाल के अंदर होता है, और उस पचित भोजन का अवशोषण मैंने आपको बताया किस में होता है? छोटी आंत में होता है। तो कह रहा है पचित भोजन के उपयोगी पदार्थों का अवशोषण, उसमें से जो मेन जो चीज़ें होती हैं जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है, तो उन सभी पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। तो क्या आमाशय की दीवार से? नहीं,
पूरा बता दिया इसके बारे में। छोटी आंत इसका सही आंसर है छोटी आंत। रीट 2016 में आ चुका है। अगला प्रश्न है, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से किसकी संख्या सर्वाधिक होती है? तो क्या उत्पादक की होती है? आप सोचेंगे सर ये तो करा ही नहीं है ये वाला प्रश्न, हमें तो पता ही नहीं उत्पादक क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं। चलो समझो पहले इसके बारे में। उत्पादक क्या होते हैं? उत्पादक वे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड और जल से, वे उत्पादक होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता वे होते हैं जो उत्पादकों को खाकर उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाकर उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये हो गए उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। प्रश्न पूछा, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से किसकी संख्या सर्वाधिक होती है? अब आप मुझे आंसर बताओ। मैंने आपको तीनों के बारे में बता दिया, किसकी संख्या सर्वाधिक हो सकती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उत्पादक, क्योंकि हम उत्पादक वे जीव होते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बना सकते हैं, जैसे सभी हरे पेड़ पौधे और कुछ जीवाणु, ये सभी उत्पादक के रूप में कार्य करते हैं। रीट 2016 में आ चुका है। दूध प्रोटीन के पाचन के लिए गए एंजाइम में से कौन सा जिम्मेदार है? वो कहने का मतलब ये है कि दूध के अंदर जो प्रोटीन होता है उसका पाचन कौन सा एंजाइम करता है? एंजाइम कौन सा एंजाइम करता है? तो मैंने आपको बताया रेनिन एंजाइम, ये दूध का पाचन करता है, दूध का पाचन छोटे बच्चों के अंदर पाया जाता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम भी प्रोटीन का पाचन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रीट 2016 में आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है? तो लार में मैंने आपको बताया लार ग्रंथियों से निकलती है, इसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। यह स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदल देता है। देखते हैं पेप्सिन एंजाइम, क्या लार में पेप्सिन एंजाइम होता है? नहीं। ट्रिप्सिन नहीं, लैक्टेज नहीं, टाइलिन एंजाइम। रीट 2016 में आ चुका है। विलाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें। बात करते हैं विलाई की। छोटी आंत, मैंने आपको बताया छोटी आंत की आंतरिक सतह पर उंगली के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं और अंग्रेजी में इनको विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। ये क्या करती है? भोजन का अवशोषण करती है, पचे हुए भोजन का एब्जॉर्प्शन करती है। तो देखते हैं, ये उंगली जैसी प्रक्षेप यानी फिंगर लाइक आउटग्रोथ है, तो बिल्कुल सही है। उंगली के समान संरचनाएं होती हैं, इनकी दीवारें पतली होती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। इनके सतह के निकट महीन रक्त वाहिकाओं का जाल होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ये बड़ी आंत में पाई जाती हैं, बिल्कुल नहीं पाई जाती भाई साहब, बड़ी आंत में नहीं होती हैं। तो इसका ए, बी और सी सही है। ए बी सी किसमें? ए बी सी, सी वाला ऑप्शन है। और रीट 2016 में आ चुका है। आप कहेंगे सर अब तो 2025 चल रही है, 2016 वाले क्यों करा रहे हैं? अगला प्रश्न है, पित्त निम्न के द्वारा स्रावित होता है। तो मैंने आपको बताया जो पित्त है, पित्त का निर्माण तो यकृत में होता है, लेकिन इसका जो संचय होता है यानी इसका जो भंडार होता है वो होता है पित्ताशय के अंदर होता है। तो वो कह रहा है किसके द्वारा स्रावित होता है? क्या ये अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है? नहीं, अंतःस्रावी ग्रंथियों से तो हार्मोन निकलते हैं। पार्श्विक, ये भी गलत है। यकृत से ही स्रावित होता है, यकृत से निकलता है, अग्नाशय से नहीं निकलता है। इसका सही आंसर है सी, यकृत। निम्न में से कौन सी एक लार ग्रंथि है? पैराथायराइड ग्रंथि, ये तो ग्रंथि है। कर्णपूर्व ग्रंथि, यही उत्तर है। कर्णपूर्व ग्रंथि एक लार ग्रंथि है। लार ग्रंथि 3 प्रकार की होती है मुंह में। कर्णपूर्व ग्रंथि, अधोजंभ ग्रंथि, अधोजीवा ग्रंथि, संख्या में 6 होती हैं, 3 जोड़ी पाई जाती हैं, लार का श्रावण करती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्यों में दांतों का एक प्रकार नहीं है?
जब भी प्रश्न को पढ़ें लास्ट तक जरूर पढ़ें, क्योंकि लास्ट में वो कभी तो कह देता है नहीं और कभी कह देता है हाँ। यहाँ से बड़ा बहुत प्रश्न गलत होते हैं यहाँ से, इसलिए कभी भी प्रश्न को पढ़ें तो पूरा पढ़ें, लास्ट तक पढ़ें और उसमें देखें वो हाँ है या नहीं है। तो इसमें पूछा नहीं, तो कौन सा मनुष्यों में दांतों का प्रकार नहीं है? पाइलोरस, ये तो दांत का प्रकार है ही नहीं ये तो। अच्छा, रदनक, ये तो दांत का प्रकार है। कृतंक भी दांत का प्रकार है, अग्रचवर्णक भी है। तो उसने पूछा है नहीं, तो यही हमारा आंसर है, पाइलोरस। आंत की श्लेष्मिक उपकला की कौन सी कोशिकाएं बलगम स्रावित करती हैं? बलगम यानी म्यूकस। म्यूकस क्या होता है? जब किसी को जुकाम हो जाता है तो मुंह से, नाक से जो पानी निकलता है वो म्यूकस होता है। अच्छा, तो कौन सी आंत की कौन सी कोशिकाएं? तो चीफ सेल्स, गॉबलेट सेल्स, पोस्टिक। तो इसका राइट आंसर है गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स म्यूकस का स्राव करती हैं। ठीक है, तो गॉबलेट सेल्स इसका राइट आंसर है, रीड 2016। कौन से दांत भोजन को चीरने फाड़ने, अभी आपको बताया, भोजन को चीरने फाड़ने का काम कौन से दांत करते हैं? रदनक। कृतंक क्या करते हैं? भोजन को काटने का काम करते हैं। देखते हैं कृतंक, तो ये तो काटने का काम करते हैं, वो कह रहा है चीरना फाड़ना। रदनक दांत इसका सही आंसर है, रीड 2016। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है? ये टाइलिन एंजाइम, रिपीट हो गया। वयस्क मनुष्य के ऊपरी जबड़े में उपस्थित चवर्णक दांतों की संख्या। चवर्णक मैंने आपकी अभी याद करवाया, दंत सूत्र 2 1 2 3, आई, सी, पी, एम और एम। आई का मतलब इंसीजर कृतंक, सी माने इंसीजर कैनाइन, रदनक प्रीमोलर, अग्रचवर्णक मोलर चवर्णक। वो कह रहा है कि उपस्थित चवर्णक दांतों की संख्या होती है ऊपरी जबड़े में। तो ऊपरी जबड़े में इसका जस्ट दुगुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 6। तो 6 दांत ऊपरी जबड़े में होते हैं और 6 ही नीचे वाले जबड़े में होते हैं। 12 दांत होते हैं चवर्णक, भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। तो इसका 6 वाला है, 6 इसका राइट आंसर है। मनुष्य की आहार नाल में होते हैं, आहार नाल हमारे मुंह से लेकर मुंह से गोदा तक एक नली के समान संरचना होती है, जिसे आहार नाल कहते हैं। ये लगभग 32 फीट लंबी होती है, 32 फीट लंबी होती है। वो कहता है कि मनुष्य की आहार नाल में होते हैं क्या? ग्रास नली होती है, ये तो बिल्कुल होती है। आमाशय भी होता है, यकृत आंत भी होती है, मलाशय भी होता है। तो क्या नहीं होता है इसके अंदर? इसके अंदर ए बी सी डी ऑप्शन का है, ए आंत, ए बी सी डी ई। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका यकृत, यग्रास नली, ये भी है, आंत, मलाशय इसका ये वाला पार्ट नहीं है, बाकी सारे पार्ट हैं ए बी सी और डी, ए बी सी डी। तो ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये गलत टाइप हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? कितने? 4 प्रकार के होते हैं, अभी बताया, आई, सी, पी, एम, एम, इंसीजर कहना है, प्रीमोलर, मोलर। मानव में आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, तो सबसे लंबा भाग जो होती है वो हमारी होती है छोटी आंत। छोटी आंत की जो लंबाई होती है 6 से 7 मीटर, 7 मीटर लंबी होती है। तो बस इस क्लास में यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे आके कमेंट करें आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।